बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम क्लास, होप यू ऑल आर फाइन। ओके क्लास, नेक्स्ट हमारा टॉपिक है इंटीग्रेटिंग फैक्टर्स। आज हम इंटीग्रेटिंग फैक्टर्स के बारे में पढ़ेंगे और ये इनकी ज़रूरत भी क्यों होती है इसके बारे में भी। इफ़ द डिफरेंशियल इक्वेशन इज़ नॉट एग्जैक्ट, यानी अगर हमारी डिफरेंशियल इक्वेशन एग्जैक्ट नहीं है, बट व्हेन इट इज़ मल्टीप्लाइड अ फंक्शन म्यू ऑफ एक्स वाई एंड द रिजल्टिंग इक्वेशन, यानी अगर हम अपनी किसी नॉन एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन को किसी भी होमोजीनियस फंक्शन से या यूं कह लें कि आर्बिट्रेरी किसी भी फंक्शन से मल्टीप्लाई करवाएं तो वो एग्जैक्ट इक्वेशन बन जाए, देन दैट फंक्शन इज कॉल्ड एन इंटीग्रेटिंग फैक्टर ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन वन। यानी वो फैक्टर जिसे नॉन एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन से मल्टीप्लाई करवाया जाए और मल्टीप्लाई होने के बाद वो एग्जैक्ट इक्वेशन बन जाए, तो ये वो फैक्टर जिसे हम मल्टीप्लाई करवा रहे हैं वो इंटीग्रेटिंग फैक्टर होगा। अब ये इंटीग्रेटिंग फैक्टर कैसे फाइंड करना है, हर इक्वेशन के लिए कौन सा इंटीग्रेटिंग फैक्टर सुटेबल रहेगा, इसके लिए हमारे पास 4 स्टेप्स हैं। उनके अकॉर्डिंगली हम सर्च करेंगे पहले कि कौन सा इंटीग्रेटिंग फैक्टर बेहतर है। ओके क्लास, ये आर्बिट्ररी हमारे पास एक डिफरेंशियल इक्वेशन है, दैट इज़ नॉन एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन। इसमें से m और n आपने सेपरेट करनी है और m और n के अकॉर्डिंगली पार्शियल डेरिवेशन फाइंड करनी है, यानी पार्शियल m बाय पार्शियल y। वो ऑब्वियसली हम फाइंड करेंगे जब हमने ये चेक करना है कि आइदर ये इक्वेशन एग्जैक्ट है या नहीं, तो हम पार्शियल m बाय पार्शियल y फाइंड करेंगे। इसको सिंपली नोटेशन में ऐसे लिखा जा सकता है, जो कि इस फार्मूला में भी इसी नोटेशन का यूज़ किया गया है। इस वैल्यू को फाइंड करना है और उसके बाद पार्शियल n बाय पार्शियल x, जिसे सिंपल नोटेशन में एन एक्स लिखा जा सकता है, जो कि फार्मूला में भी यही नोटेशन यूज़ हुई है। सो इन दोनों वैल्यूज़ को माइनस करवा कर अगर n पर डिवाइड करवा दिया जाए और रिजल्टिंग फैक्टर हमारे पास p बने। p हमारे पास एक ऐसा फंक्शन है जो सिर्फ x वेरिएबल वाला फंक्शन हो, ठीक है। यानी इस सारे प्रोसीजर के बाद हमारे पास कोई ऐसा फंक्शन आए जिसमें इंडिपेंडेंट वेरिएबल सिर्फ एक x हो, तो हम इस x के अकॉर्डिंगली इंटीग्रेटिंग फैक्टर जो बनाएंगे वो होगा एक्सपोनेंशियल इंटीग्रेशन ऑफ दैट p फंक्शन विद रिस्पेक्ट टू x। क्योंकि p x का फंक्शन है इसलिए हम इसको x के अकॉर्डिंगली ही इंटीग्रेट करवाएंगे और ये एक्सपोनेंशियल की इस तरह से एक्सपोनेंशियल केस में जाकर इंटीग्रेट होगा और वही फंक्शन जो रिजल्ट बनाएगा वो हमारे पास इंटीग्रेटिंग फैक्टर होगा। और इसी के कोरस्पॉन्डिंग एन एक्स माइनस एम वाई और इसको डिवाइड करवाया जाए m से। फर्स्ट कंडीशन में हमने n से डिवाइड किया था और अब हम m से डिवाइड करें, और अगर ये इज़ इक्वल टू आ जाए q एक ऐसा फंक्शन है जिसमें इंडिपेंडेंट वेरिएबल सिर्फ एक यानी y है, तो अगर ये सिर्फ y का फंक्शन रिजल्टिंग दे हमें, तो हमारे पास हमारे इंटीग्रेटिंग फैक्टर एक्सपोनेंशियल इंटीग्रेशन ऑफ q विद रिस्पेक्ट टू y होगा, राइट। फर्स्ट में हमारे पास म्यू ऑफ एक्स है, सेकंड में हमारे पास म्यू ऑफ वाई है, क्योंकि क्यू एक वाई का फंक्शन है और उसे इंटीग्रेट भी वाई के रिस्पेक्ट से करेंगे और हमारे पास जो इंटीग्रेटिंग फैक्टर आएगा वो भी वाई वेरिएबल में ही होगा। ओके क्लास, अगर ये दोनों रूल्स अप्लाई नहीं हो रहे, कंडीशन के अकॉर्डिंगली फैक्टर्स नहीं आ रहे, तब हम अप्लाई करेंगे रूल 3। इफ़ m dx plus n dy is equal to 0 is homogeneous and x, यानी m फंक्शन को x से मल्टीप्लाई करवाया जाए और n फंक्शन को y से मल्टीप्लाई करवाया जाए और ये कंडीशन इक्वल टू 0 ना आ रही हो, कंडीशन भी ज़रूरी है कि ये 0 के इक्वल नहीं हो, तो ये भी हमारे पास एक होमोजीनियस फंक्शन के लिए इंटीग्रेटिंग फैक्टर होगा डायरेक्टली। इसे कुछ भी नहीं करवाना, इसे कोई इंटीग्रेट आपने नहीं करवाना, इसको किसी से डिवाइड भी नहीं करवाना, सिंपल यही कंडीशन और इसको रेसिप्रोकल कर देंगे तो ये इंटीग्रेटिंग फैक्टर बन जाएगा, राइट।
1 over that function is also an integrating factor of this homogeneous equation. और रूल 4 के अकॉर्डिंग यानी अगर हमारा रूल 3 भी एप्लीकेबल नहीं है और ये हमारे पास डिफरेंशियल इक्वेशन है, इसके अकॉर्डिंगली हम अपनी इक्वेशन को होमोजीनियस इक्वेशन के अकॉर्डिंगली इस तरह से सेट करें कि हमारे एम फंक्शन के साथ हम एक्स को मल्टीप्लाई करवाएं, एन फंक्शन के साथ वाई को मल्टीप्लाई करवाएं, सब्ट्रैक्ट करवाएं, तो ये कंडीशन नॉट इक्वल टू ज़ीरो हो। तो अगर ये नॉट इक्वल टू ज़ीरो कंडीशन हो तो ये इटसेल्फ भी एक इंटीग्रेटिंग फैक्टर है। इसे भी हम डायरेक्टली 1 से मल्टीप्लाई करवा के एक इंटीग्रेटिंग फैक्टर बना सकते हैं। होप कि आपने ये चारों फार्मूलाज अच्छे से मेमोराइज़ किए होंगे और इन मेथड्स को अच्छे से समझा होगा। ओके क्लास, नेक्स्ट हमारे पास ये कुछ डेरिवेशन के डायरेक्ट फार्मूलाज हैं। अगर हमारे डिफरेंशियल इक्वेशन में कुछ इस तरह के रिजल्ट्स लिखे होंगे तो हम अपनी डिफरेंशियल इक्वेशन को जल्दी समराइज़ करने के लिए, जल्दी सॉल्व करने के लिए इन फार्मूलाज की हेल्प लेंगे। यानी अगर इस साइड पर ये वाला केस लिखा हो डिफरेंशियल इक्वेशन में एक्स डी वाई माइनस वाई डी एक्स ओवर एक्स स्क्वायर, इट्स मीन दिस इज़ इक्वल टू डेरिवेटिव ऑफ वाई ओवर एक्स। और अगर ये केस लिखा हो इट्स मीन दिस इज़ इक्वल टू डेरिवेटिव ऑफ एक्स ओवर वाई। और अगर ये कंडीशन लिखी हो, जैसा कि हमने प्रीवियस एक्सरसाइज में यूज़ भी किया इस रिज़ल्ट को, क्वेश्चन नंबर 6 में हमने इस रिज़ल्ट का यूज़ भी किया था कि हमने इस प्रोडक्ट को डेरिवेटिव ऑफ एक्स वाई में चेंज कर दिया था। तो इसी तरह जैसे 9.4 के क्वेश्चन नंबर 6 में हमने यूज़ किया था, इसी तरह अगर नेक्स्ट भी कोई क्वेश्चन आएगा तो हम ये डेरिवेशन डायरेक्ट यूज़ करेंगे। इन डेरिवेशन से हमारा रिजल्ट जल्दी सॉल्व हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट है डी डेरिवेटिव ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। अगर ये कंडीशन लिखी हो तो उसके डेरिवेटिव को हमने इस फॉर्म में क्लोज करना है। और अगर यहाँ से ये कंडीशन लिखी हो वाई डी एक्स माइनस एक्स डी वाई ओवर एक्स वाई, तो दिस इज़ इक्वल टू डेरिवेटिव ऑफ नेचुरल लॉग ऑफ एक्स ओवर वाई। नेक्स्ट हमारे पास अगर ये केस लिखा हो वाई डी एक्स माइनस एक्स डी वाई ओवर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, दिस मीन्स दिस इज इक्वल टू टेन इनवर्स और आर्क टेन ऑफ एक्स ओवर वाई। तो ये फार्मूलाज भी आप मेमोराइज कर लीजिएगा। ओके क्लास, अब नेक्स्ट लेक्चर में हम इंशाल्लाह इनसे रिलेटेड क्वेश्चंस को कंप्लीट करेंगे। तब तक आप इनको अच्छे से मेमोराइज़ करें और नेक्स्ट एक्सरसाइज के लिए भी ख़ुद को प्रिपेयर कर लें। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़, स्टे ब्लेस्ड, दुआओं में याद रखिएगा।